देखिए बायो आपके लिए कंप्लीट करा दी थी मैंने, ठीक है। अब आ रहा है आपका 5वां लेसन है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। इसमें से एक तो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं पूछता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अम्लों के उपयोग भी पूछ सकता है, क्षारों के उपयोग पूछ लेता है, ठीक है। और ज्यादा तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो लवण में से आते हैं। किसमें से आते हैं? लवण में से, ठीक है। वो लवणों के रासायनिक सूत्र पूछता है, उनकी विशेषताएं पूछ लेता है, या उनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। या फिर साबुन और अपमार्जक किस किस में से पूछता है, या फिर पूछता है साबुन और अपमार्जक में से। इन 4 जगह से क्वेश्चन निकालता है वो, ठीक है। अम्ल क्षार की परिभाषा एक एक नंबर की निकाल देता है, कभी 2 नंबर की भी दे देता है, और आप देखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है, यानी तेजाब, ठीक है। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसिड यानी तेजाब कहा जाता है। अम्ल कहते किसे हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, H+ आयन का मतलब है हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसकी भौतिक विशेषताएं क्या है? भौतिक विशेषताएं, नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 भौतिक विशेषता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। इसके बाद तीसरी जो विशेषता है वो क्या है? अम्ल छूने पर हानिकारक होते हैं, और ये हमारी त्वचा जैसी त्वचा को भी क्या कर देते हैं? जला देते हैं। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। अगर इनका प्रयोग किया जाए तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को, कैसे लिटमस पत्र को? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। देखो इसकी जो विशेषता है, एक मेरे नाम से भी है, अनिल। अ का मतलब हो जाता है क्या? अम्ल, और नी का मतलब हो जाता है नीला, और ला का मतलब हो जाता है लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इसमें एक विशेषता बताई थी मैंने कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। इसी खट्टेपन के कारण ये अम्लों में प्राकृतिक गुण है खट्टेपन का, ठीक है। इसी खट्टेपन के कारण कुछ पदार्थों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है इन अम्लों की उपस्थिति के कारण। जैसे आपका घास है, घास के अंदर आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी है, बिच्छू है, ततैया है, इनके अंदर आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और है आपका क्या? इमली है, या अंगूर है। इमली अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही आपका भदुआ है, पालक है, इसमें आपका फोलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फोलिक अम्ल पाया जाता है। किसके कारण? इनकी उपस्थिति के कारण। अम्लों के कुछ एग्जाम्पल दिए जाएं तो देखो, मैंने आपके लिए परिभाषा बताई थी कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण के लिए HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, HCOOH है, और CH3COOH है,
ये क्या है आपके अम्ल है। H3PO4 है, ये भी क्या है अम्ल है। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। HCOOH ये मेथेनोइक अम्ल है। CH3COOH ये आपका एथेनोइक अम्ल है। H3PO4 ये आपका फास्फोरिक अम्ल है। अब ये जलीय विलयन में H+ कैसे आयन देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यदि इसको जलीय विलयन में मिलाया जाए यानी H2SO4 में मिलाया जाता है तो ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। जल में ये H+ आयनों में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि अम्ल में जल को क्या है, वो जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। ठीक है, जब ये क्या है अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं। ऐसे ही आपका H2SO4 है, इसको यदि जल में मिलाया जाए, ठीक है, तो ये H2 प्लस SO4-3 आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन के कितने आयन देता है, 2 आयन देता है, और वहां कितने देता है, सिंगल आयन देता है। कुल मिला के बात ये है कि अम्ल को जब जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं, यानी पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अपन कहते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन धनायन देते हैं। इसके बाद आता है क्या आपका क्षार। क्या आता है, क्षार। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन का मतलब है हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए NaOH है, KOH है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक, ये क्या है आपके क्षार है। जैसे अपन इनको जलीय विलयन में मिलाया जाता है, NaOH को H2O में मिलाया जाता है तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, Na+OH- आयनों में टूट जाता है। ऐसे ही KOH है, इसको जब जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये K++OH- आयनों में टूट जाता है। ऐसे ही आपका CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, इसको भी अपन जलीय विलयन में जब मिलाएंगे तो Ca+2+OH- ऋणायनों में टूट जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार। ये वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन कहते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। इसके बाद क्षार की विशेषताएं देखो। क्षार की सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, देखो छाननी से निकाल सकते हो। क्षा का मतलब हो जाएगा क्या, क्षार, ला का मतलब हो जाएगा लाल, और नी का मतलब हो जाएगा नीला। यानी पहली विशेषता होगी इसकी, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या होगी पहली विशेषता, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है, नीला करता है। दूसरी विशेषता है, क्षार जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे यानी तीखे होते हैं। क्षार छूने पर कैसे महसूस होते हैं, चिकने महसूस होते हैं। जैसे साबुन है, साबुन को के पानी को आप छुओगे तो कैसा महसूस होगा, चिकना महसूस होगा। कैसा होगा, चिकना महसूस होगा। ये क्षार की क्या होंगी, भौतिक विशेषताएं होंगी। क्या होंगी, भौतिक विशेषताएं। अगर क्षार के संपर्क में लगातार आप रहोगे तो त्वचा फटने का भी भय रहता है। जैसे मतलब आपकी पुताई करते हैं ना, तो उसमें जैसे CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है, तो उसके संपर्क में रहने से त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है।
ये आपकी किसकी विशेषता है? क्षार की। अब कुछ वैज्ञानिक जो आए थे उन्होंने क्षारों के बारे में विशेषताएं देखी। ठीक है, ये तो इनके क्या हो गए? रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे, भौतिक गुणधर्म हो जाएंगे। अब इनके बाद आएंगे क्षार और अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, यानी इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है? अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके, किससे? धातुओं से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। सॉरी, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे HCl है, प्लस में धातु है आपका कौन सा? यानी पोटेशियम है। इसके साथ जब क्रिया करेगा तो KCl प्लस में H प्लस आयन में टूट जाएगा, तो ये क्या देंगे? आपके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ऐसे ही एक अभिक्रिया है आपकी HCl प्लस में Zn इजिकल टू ZnCl2 प्लस में H2, गैस क्या होती है? निकलती है। ऐसे ही आपका दूसरा है आपका H2SO4 प्लस में Zn, क्या प्राप्त होगा आपके लिए? ZnSO4 प्लस में H2। इस हाइड्रोजन गैस की प्रक्रिया को समझने के लिए अपन एक डायग्राम का निर्माण करेंगे, उसे अपन पहले बाद में समझाएंगे। ये है इनकी क्या? रासायनिक विशेषता। ये रासायनिक विशेषता के रूप में दो अंतर पूछ लेता है। तो पहली विशेषता है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरी विशेषता है इनकी, अम्ल धातु ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होगा? ZnSO4 प्लस में H2O। और भी ले सकते हो आप, जैसे HCl प्लस में CaO इजिकल टू CaCl2 प्लस में H2O। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये अम्लों की दूसरी दो रासायनिक विशेषताएं हो गई। इसके बाद तीसरी विशेषता होती है अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके। किसके साथ? क्षार के साथ क्रिया करके अम्ल, जैसे HCl है, क्षार है आपका कौन सा? NaOH के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। NaCl ये लवण हो जाएगा आपका क्या? नमक। ठीक है, और किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण हो जाएगा। तो ये इसकी कौन सी विशेषता होगी? तीसरी विशेषता होगी। कौन सी विशेषता होगी? तीसरी। ठीक है, इसके बाद आएंगी क्षारों की रासायनिक विशेषताएं। क्षारकों की रासायनिक विशेषताएं। क्षार NaOH अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, किसके साथ? अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, जैसे CO2 है, के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे Na2CO3 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ऐसे ही आपका और किसी के साथ भी करा सकते हो। तो ये धातु ऑक्साइडों के साथ, जैसे NaOH प्लस में NO2, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके साथ जब क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा आपके लिए? NaNO3 प्लस में H2, ये हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, और दूसरी विशेषता जैसे कैसे पढ़ सकते हो कि क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का। जैसे क्षार है आपका NaOH है, इसकी क्रिया आप HCl अम्ल के साथ करा दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके लिए? NaCl प्लस में H2। ऐसे ही दूसरा है आपका KOH है, इसकी क्रिया आप HCl अम्ल के साथ करा दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके लिए? KCl प्लस में H2O। तो यहाँ आप बता देना कि क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये दो विशेषताएं हो जाएंगी दोनों की रासायनिक विशेषताएं।
इसके बाद हम कराएंगे क्या आपके लिए कि अम्ल और क्षार के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या विशेषताएं दी थी। सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया था वो था आपका आर्रेनियस। कौन सा वैज्ञानिक था? आर्रेनियस। आर्रेनियस ने अपनी एक संकल्पना दी थी किसके बारे में? अम्ल और क्षार के बारे में। उसने परिभाषाएं बताई थी कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो उसने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर, अम्ल की परिभाषा क्या दी थी उसने कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये किसकी संकल्पना थी? आर्रेनियस की संकल्पना थी। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर OH ऋणायन देते हैं। यानी एक तो हाइड्रोजन धनायन देते हैं और दूसरे हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पहले मैंने दिया था आपके लिए, अम्ल का एग्जांपल दिया जाए तो HCl। इसका जब जलीय विलयन में पूर्णतः ये अपघटित होता है तो ये H++ Cl- आयनों में टूट जाता है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है आपका अम्ल का ही HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। अगर इसको जलीय विलयन में देखा जाए तो जलीय विलयन में किस प्रकार अपघटित होता है? H++ NO3- आयनों में विभाजित हो जाता है। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। और उसने क्षार की क्या परिभाषा दी थी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में अपघटित होकर, क्या होकर? अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। लेकिन उसने ये भी कहा था कि अम्ल जो होते हैं वो हमेशा प्रोटॉन मुक्त करते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है धनायन। आपके लिए पहले ही परमाणु में मैंने समझाया था प्रोटॉन की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? धनायन होती है। और न्यूट्रॉन की जो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? ऋणायन होती है। कैसी होती है? ऋणायन होती है। ये मैंने आपके लिए परमाणु के अंदर समझाया था। ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। यानी ये धनायन देते हैं। क्या देते हैं? धन आयन देते हैं। इसके बाद आता है क्षार। क्षार क्या होते हैं? जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH ऋणायन का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका KOH। क्या है? KOH। जब इसको जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये K+ OH ऋणायनों में टूट जाता है। ऐसे ही आपका कौन सा है? NaOH है। ठीक है। जब ये जलीय विलयन में अपघटित होता है तो Na++ OH- ऋणायनों में टूट जाता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। केवल आर्रेनियस ने यही संकल्पना दी थी। ठीक है। इसकी कमी देखा जाए तो ये अम्ल और क्षारों में हाइड्रोजन विहीन अम्लों के बारे में नहीं समझा पाया था और हाइड्रोक्सिल विहीन अम्लों के क्षारों के बारे में नहीं बता पाया था। ये इसकी क्या थी? कमी थी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए दूसरा वैज्ञानिक आया था आपका कौन सा? ब्रोस्टेड लोरी। कौन आया था? ब्रोस्टेड लोरी। दो वैज्ञानिक थे, एक था ब्रोस्टेड और दूसरा था लोरी। ठीक है। ये दो वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी और उसने कहा था कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यानी ये अम्ल जो है, अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं? धनायन देते हैं। इसीलिए ये प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब ये है कि HCl अम्ल है आपका, जब इसको किसी जलीय विलयन में घोला जाता है, किसमें घोला जाता है? जलीय विलयन में घोला जाता है। ठीक है। तो ये H+ Cl- आयनों में टूट जाता है। दूध तो लिया? दूध मिला वैसे लिया है। चल ठीक है। तो मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है।
यानी अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर क्या देते हैं आपके H+ आयन देते हैं। तो ब्रोस्टेन-लोरी के हिसाब से लिया, ब्रोस्टेन-लोरी के हिसाब से यानी क्या कहा था उसने कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो देखो हमेशा HCl में से ये क्या है, टूट जाता है और विभाजित होकर ये नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आप ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है। यानी प्रोटॉन का मतलब है कि ये धनायन देता है और वो क्या करता है, धनायन ग्रहण करता है। जैसे NaOH है, ठीक है, ये किसका निर्माण करेगा, Na+OH-। इसमें से क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है, धनायन ग्रहण करता है। और ये धनायन त्याग कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो उसने ब्रोस्टेन-लोरी ने इन एग्जाम्पलों के बजाय और उसने 2 एग्जाम्पल लिए थे। पहला एग्जाम्पल लिया था Ha+B, इसका नाम दिया था उसने अम्ल और इसका नाम दिया था उसने क्षार। जब इनकी क्रिया कराई तो उसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, A+HB, इसको तो उसने नाम दिया था क्या, संयुग्मी क्षार, और इसको नाम दिया था संयुग्मी अम्ल। कैसे नाम दिया था, उसने क्या कहा था, ये कहा था कि अम्ल जो है प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन ग्राही क्षार को संयुग्मी अम्ल कहा जाता है और प्रोटॉन दाता अम्ल को संयुग्मी प्रोटॉन ग्राही क्षार को संयुग्मी अम्ल कहा जाता है और प्रोटॉन दाता अम्ल को संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। देखो यहाँ पर H+ है, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, अम्ल नाम दिया गया है। ये जब किसी जलीय विलयन में या किसी पदार्थ के साथ जब क्रिया करता है तो H+ आयनों का त्याग कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो A है ये क्या हो गया आपका, प्रोटॉन दाता, और ब्रोस्टेन-लोरी ने प्रोटॉन दाता को नाम दिया था क्या, अम्ल। क्या नाम दिया था, अम्ल नाम दिया था। और B उधर जाकर क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, यानी धन आयन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा अपन, प्रोटॉन ग्राही। क्या कहा जाएगा, प्रोटॉन ग्राही। ब्रोस्टेन-लोरी ने इसको नाम दिया था क्षारक। ठीक है, जो क्षारक प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें हम संयुग्मी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी का मतलब होता है जोड़ा बनाने वाला, क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। और प्रोटॉन दाता अम्ल को अपन क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उसने दूसरा एग्जाम्पल और दिया था, ब्रोस्टेन-लोरी ने दूसरा एग्जाम्पल और दिया था, H2O प्लस NH4 NH3, क्या है, NH3। ठीक है, अब इसमें उसका निर्माण हुआ था NH4 + OH-, NH4 + OH-। ठीक है, देखो H2O में से एक हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन दाता। और प्रोटॉन दाता को क्या नाम दिया था उसने, अम्ल नाम दिया था। ये एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर रहा है, ये कौन हो जाएगा आपका, प्रोटॉन ग्राही। और प्रोटॉन ग्राही को क्या नाम दिया था, क्षार। ठीक है, तो प्रोटॉन दाता अम्ल
आपका क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और प्रोटॉन ग्राही क्षार आपका क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। ये परिभाषा दोनों वैज्ञानिकों ने दी थी। ठीक है, क्या दी थी? ये परिभाषा दी थी। एक और एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा देता हूं कि किसमें प्रोटॉन ग्रहण हो रहे हैं और किसमें प्रोटॉन के आगे जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल है आपका HCl प्लस H2O, क्या प्राप्त हो रहा है आपके लिए? Cl माइनस H3L की प्राप्ति हो रही है। अब यहां में देखो कौन हाइड्रोजन कौन प्रोटॉन त्याग रहा है, तो आप देख सकते हो कि H2O जो है वो प्रोटॉन लेता है और HCl जो है वो प्रोटॉन देता है। ये प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, और ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। यहाँ HCl में हाइड्रोजन के प्लस आयन है, लेकिन यहाँ Cl में कोई आयन नहीं है, तो ये प्रोटॉन दे रहा है, तो देने वाला तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और ये ले रहा है तो ये क्या कहलाएगा? क्षार। और प्रोटॉन ग्राही को तो अपन क्या कहते हैं? संयुग्मी अम्ल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन की आयनों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये संयुग्मी अम्ल में बदल जाएगा। और इसमें से हाइड्रोजन आयन यानी धन आयन की संख्या घट जाएगी, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? आपका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार। नेक्स्ट आगे आपका एक और वैज्ञानिक आएगा, लुईस, उसको समझाएंगे अपन कल। ठीक है, पहले इतनी तैयारी करो। ओके।